हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में उपसंयोजक यौगिक बनते कैसे हैं उनसे थोड़ा प्रारंभिक जो अध्ययन किया था उसी कड़ी में हम आगे अब चर्चा करेंगे। जब उपसंयोजक यौगिकों का जब निर्माण होता है तो उनके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बार बार में आगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनका अध्ययन करने के लिए काम में लेते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं हम उनका अध्ययन करेंगे, जिनको हम नॉर्मली बोल देते हैं उपसंयोजक यौगिकों के महत्वपूर्ण पद कौन कौन से? उपसंयोजक एंटिटी, केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंड, केंद्रीय धातु आयन, लिगेंड क्या होता है, समन्वय या आयनिक मंडल क्या चीज होती है, इसमें समन्वय संख्या क्या होती है या कई बार इसको उपसंयोजक संख्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, और समन्वय बहुफलक या उपसंयोजक या कोऑर्डिनेशन पॉलीगॉन क्या होता है। चलो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप ब्रीफली अध्ययन करेंगे ताकि ये सब बार बार में यदि आगे काम आए तो कोई कंफ्यूज वाली कंडीशन ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। एक सिंपल वे में देखें तो हमने एक एग्जांपल दिया था कि CN एक सरल लवण था और एक दूसरा सरल लवण लिया था हमने FeCN होल ट्वाइस। इन दोनों को हमने मिक्स किया था और मिक्स किया था तो परिणाम स्वरूप एक नया उत्पाद बना था। जैसे कि यहाँ पर 4 मोल काम में आता है और FeCN होल ट्वाइस है उसके 1 मोल काम आता है। तो ये इस अनुपात में मिश्रित होकर एक नए प्रोडक्ट, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये भी सरल लवण है, ये भी सरल लवण, एक नया लवण का निर्माण होता है। और वो नया लवण हम ऐसे लिखते हैं FeCN होल ट्वाइस 4KCN। ठीक है, यही होना चाहिए था जैसे हमने एक द्विक लवण डबल साधन जो पढ़ा था, लेकिन वास्तव में जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया गया था तो पता चला कि इसमें ये जो आयंस हैं सभी आयंस हैं वो फ्री नहीं है। उसमें इसने प्रेडिक्शन दिया था पोटेशियम का, लेकिन साइनाइड का परीक्षण नहीं किया। Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन है उसका परीक्षण नहीं किया था। तो अब इसका परीक्षण नहीं किया था तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ताकि वो इसमें एक जटिल लवण का आयन का जो निर्माण हुआ था उसको समृद्ध करते हुए हम उसको ऐसे लिखते हैं। कैसे? FeCN होल 6, इसके ऊपर माइनस आता है तो इसको उदासीन करने के लिए यहां पर ये 4 हो गई। ये एक कॉमनली देखें तो उपसंयोजक यौगिक है, कंपाउंड है या जो लवण होते हैं, जटिल लवण होते हैं, उनको दर्शाने का एक तरीका है। अब इसी से ही ये पद बाहर निकलेंगे और इसी में से बार बार उनको हम काम में लेते हैं। वो कैसे? तो सरल ये हो गया। एक सिंपल तरीके से देखें तो हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका बनना हम इस तरह से समझा सकते हैं। एक धातु परमाणु या आयन, उसके पास में N ये स्पीसीज आई। कौन सी स्पीसीज? जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेटर है और ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, और ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल का निर्माण करते हैं। उसको हम साधारणतया इस तरह से दर्शाया जाता है। N हो गया और इसको हम पूरे को दर्शा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसके ऊपर यहाँ प्लस माइनस कोई चार्ज आ सकता है, ये भी आ सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये वो चीज होगी। अब इसमें से इन बातों को हमें समझना। तो देखिए ये है इसमें
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये जो धातु होता है, धातु परमाणु या जो आयन होता है, इसको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मोस्टली ये है। अब इसका नाम सेंट्रल में केंद्रीय धातु परमाणु क्यों रखा? ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं, एक ऐसी स्पीसीज है जो एटम भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकती है, कोई आयंस भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इन इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हैं, उनसे गिरकर ये वहां पर केंद्रीय स्थिति को ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये तो है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और मोस्टली हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, लुईस ने उनको एसिड कहा था, तो ये एक तरह से लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? लुईस एसिड, लुईस अम्ल। ठीक है। अब ये जो हमने एल के द्वारा दर्शाया है, ये है लिगेंड, जो अपना तीसरा पद है। लिगेंड, लिगेंड किसको कहा जाता है? वे स्पीसीज जिनके पास कोई डोनर एटम हो, और डोनर एटम उसको कहा जाता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जो बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेटेड ना हो और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूसरे को दान कर सकते हो, वो डोनर एटम कहलाते हैं। और वो डोनर एटम युक्त जो स्पीसीज होती है, हम उसको बोलते हैं लिगेंड। अर्थात कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो उदासीन भी हो सकता है, या कोई आयंस, आयन समूह भी हो सकता है, आयन जटिल भी हो सकता है, यानी एक परमाणु युक्त आयन भी हो सकता है और बहुपरमाणु युक्त आयन भी हो सकता है। परमाणु, अणु या आयंस जिनके पास कम से कम एक दाता परमाणु हो, जिसके पास लोन पेयर उपस्थित हो, और वो अपना लोन पेयर किसी दूसरे स्पीसीज, यहां पर दूसरी स्पीसीज क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो जो अपना लोन पेयर है वो केंद्रीय धातु परमाणु आयन या एटम को आसानी से दान कर सकता है, उस स्पीसीज को हम बोलते हैं लिगेंड। चूंकि लिगेंड बहुत बड़ा है, इनका क्लासिफिकेशन भी करना है, उसको बाद में समझेंगे। नॉर्मली ये तो पहले तो लिखा जाता है सेंट्रल मेटल आयन को, और बाद में लिखा जाता है लिगेंड को। ये है लिगेंड, क्लियर? और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब ये मेटल और ये लिगेंड ये मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये सेपरेटली एक अलग टाइप का आयन था और ये एक अलग टाइप का आयन हो भी सकता है और नहीं, लेकिन ये तो आयन हो भी सकता है और नहीं। तो ये अलग अलग आयन थे और उन्होंने मिक्स होकर एक नए प्रकार का आयन बना लिया, और वो कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और इस कॉम्प्लेक्स आयन को यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है उस स्पीसीज को कहा जाता है उपसंयोजक एंटिटी, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये पूरा का क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एक इसका दूसरा नाम भी है, इसको कई बार समन्वय मंडल भी बोलते हैं। समन्वय मंडल, समन्वय मंडल भी बोल सकते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड युक्त स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित कंप्लीट स्पीसीज है, उसको समन्वय मंडल कहा जाता है या उपसंयोजक एंटिटी कहा जाता है। ये तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कैसे? सिंपल रूप में देखिए तो तीन प्रकार का मतलब चार्ज क्या जाता है। ये न्यूट्रल भी हो सकती है, कैटायनिक भी हो सकती है और एनायनिक भी हो सकती है। हम उसके एक एग्जांपल ले लेंगे। सिंपल रूप में देखें तो ये हो गया पॉजिटिव, कोई एक्स चार्ज है तो ये हो गया
धनायनिक समन्वय मंडल। दूसरा हो गया MnN और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गया उदासीन समन्वय मंडल। और MnN इसके ऊपर लिख दिया -x, तो ये हो गया एक ऋणायन समन्वय मंडल या उपसंयोजक एंटिटी। एग्जाम्पल लेके इसको देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कोई ना कोई तो एनायन आएगा, तो हम इसको यहाँ पर मैं कोई दूसरा यहाँ पर ऋणायन है वो भी शो कर सकता हूँ। मान लीजिए वो आ गया B, ये न्यूट्रल है तो इसमें तो कोई एनायन या कैटायन आएगा नहीं। इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को अपन कैंसिल करने के लिए यहाँ पर कोई कैटायन के साथ सकते हैं, सपोज करो A। अब इसका ये कोई एग्जाम्पल लिखें, तो मैंने एग्जाम्पल ये लिख दिया CONH3 और 6, इसके ऊपर +3 कर दिया, तो ये एक हो गई धनायन समन्वय मंडल का एग्जाम्पल। अब इसको बैलेंस करने के लिए मान लीजिए क्लोराइड आ गया, तो मैंने ये लिख दिया Cl3। ये न्यूट्रल है, तो इसको दर्शाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया CONH3 और ट्राइस Cl3। ये न्यूट्रल स्पीशीज हो गई। और ये एक एनायनिक था, तो इसका एग्जाम्पल लिखें COCl6, यहां पर आएगा -3 को डिस्चार्ज करने के लिए यहां पर मैंने ये लगा दिया K3। तो ये एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया। ये हो गया कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हो गया एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलो ये सिंपल हो गया। एक थोड़ा सा इनसे अलग टाइप का भी होता है, वो ये उसमें कैटायन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। चलो उसकी बात करेंगे तो जब नामकरण करेंगे तब देखेंगे। तो पहले 3 पॉइंट हो गए, उपसंयोजक एंटिटी क्या होती है, तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड जो स्क्वायर कोष्ठक के अंदर एक साथ रखे जाते हैं, इनको सम्मिलित रूप से उपसंयोजक एंटिटी या समन्वय मंडल कहा जाता है। तो 3 प्रकार की होती है, धनायनिक भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है और ऋणायनिक भी हो सकती है। दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उसमें जो धातु आयन या मॉलिक्यूल होता है जो केंद्रीय स्थिति ग्रहण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके बनते हैं, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आयन मुख्यतः सम्मिलित नहीं कहेंगे, पूर्णतः नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम कौन से होते हैं, संक्रमण धातु आयन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। हालांकि पी ब्लॉक के धातु वो भी बनाते हैं, ब्लॉक वाले भी बनाते हैं, कुछ एस ब्लॉक वाले भी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट थोड़ा नेचर अलग है, ज्यादातर ये होता है। फिर है लिगेंड, वो स्पीशीज होती है जिनके पास एक ऐसा परमाणु होता है जो लोन पेयर युक्त होता है, अपना लोन पेयर है वो दूसरे को दान कर सकता है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड होकर अपन आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तब इसको और अच्छे कैसे देखेंगे। अब है समन्वय और आयनिक मंडल स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर। तो अपन यही देख लेते हैं। ये तो हमने लिखा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्यों, क्योंकि यहां पर बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन। ये सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वो भी अपन पीछे पढ़ के आए थे पहले वीडियो में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये घिरे हुए हैं, एक स्फीयर टाइप सा बन गया इस तरह से। सेंट्रल मेटल बीच में है, यदि ये ऑक्टाहेड्रल रखे, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे, तो वो एक स्फीयर टाइप हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधे हुए, इसलिए इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आयंस, ये सिंपल आयन है, कोई कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, ये है एक कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन और ये जो सिंपल आयन है, इनके बीच में यहाँ पर जो वो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको हम
को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसलिए ये जो इसके चारों ओर एक स्फीयर बनाएंगे, उस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? आयनिक स्फीयर या आयनिक मंडल। तो ये कहलाता है आयनिक मंडल और ये कहलाता है समन्वय मंडल। ये है समन्वय मंडल और ये है अपना आयनिक मंडल। ठीक है, फिर चलते हैं समन्वय संख्या। ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये है लिगेंड। इस लिगेंड ने इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण कर रखा है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ये लिगेंड है वो इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने सिग्मा बंध का निर्माण किया है, कितने सिग्मा बंधों का निर्माण किया है, उन सिग्मा बंधों की संख्या ही इस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर एल लिगेंड है, सपोज करो इस एक एल में एक ही धाता परमाणु है तो वो एक बंध बनाएगा और इनकी संख्या एन है तो उसकी उपसंयोजन संख्या भी कितनी होगी? एन। चलो एग्जांपल अपने पास दिए हुए NH3। तो NH3 लिगेंड है, उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन धाता परमाणु है, एक लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु आयन यानी कोबाल्ट को दान करता है तो एक सिग्मा बंध का निर्माण। सिग्मा बंध का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, उसका वैकेंट d ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और p है उसका फील्ड ऑर्बिटल है। इसका फील्ड ऑर्बिटल इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है और ओवरलैप करते ही वहां पर बॉन्ड बन जाता है। जो बॉन्ड बनने के पश्चात तो ये कोवैलेंट है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसका पता ही नहीं चलता। तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है क्योंकि ये समाक्षीय अतिव्यापन होता है, एक्सियल अतिव्यापन होता है। और एक्सियल जो अतिव्यापन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा अतिव्यापन, या उससे बनने वाला बंध है वो सिग्मा होता है। तो ये सिग्मा बंधों की सिग्मा बंध ही होता है। तो यहाँ पर एक ने तो एक बनाया तो 6 ने कितने बनाए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। बाहर वाले हैं वो इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाते, ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा इसके साथ जुड़े हुए हैं तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें 3 अमोनिया के हैं और 3 क्लोराइड के। ये क्लोराइड अंदर आ गए, उसमें के अंदर आ गए, ये भी इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं यानी Cl माइनस। तो Cl माइनस ये हो गया। अब ये कहोगे कि इसमें तो लोन पेयर ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा है लेकिन ये एक बार एक ही लोन पेयर को दान करता है, एक ही लोन पेयर को दान करता है। हालांकि ये एक पाई डोनर लिगेंड भी है, वो अपन आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। ब्रीफली सिग्मा डोनर भी होते हैं, पाई डोनर भी होते हैं, पाई एक्सेप्टर भी होते हैं, 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक बार ये देखें तो ये हो गया अपना सिग्मा, ये मेटल आयन को डोनेट कर रहा है तो 3 क्लोराइड डोनेट करेगा और 3 ही अमोनिया, तो 3 3 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना है? 6। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना हो। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए हमें लिगेंड के बारे में जानकारी जरूरी है। तो पहले एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद लिगेंड पढ़ लेंगे, तब एक बार 2-3 चीजों को हम एक बार फिर रिपीट करेंगे। AgCN होल ट्वाइस, एक मैंने ले लिया FeH2O होल 6, PtCl4 2 माइनस, AlH4 NaBH4, एक मैंने ले लिया PtEN होल ट्राइस 4 पॉजिटिव, एक मैंने ले लिया FeOX होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस माइनस।
एक हो गया अपना PT NH3 H2O Cl3 प्लस, चलो इसमें देखते हैं फिर आगे देखिए Ag। ये एक सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन है, कौन सा? रेनाइन। तो इसमें ये Ag सेंट्रल मेटल आयन है और साइनाइड है यहाँ पर लिगेंड है और इनकी संख्या 2 है। तो Cl एक मोनोलिगेंड है, एक तंतुर, यानी ये एक ही दाता, इसके पास दाता परमाणु 2 है, लेकिन एक बार में ये एक ही सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। तो एक करेगा तो 2 है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए तो 6 है, H2O है, तो H2O में ऑक्सीजन दाता परमाणु है, हालांकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन ये एक लोन पेयर डोनेट करता है, यानी एक लोन पेयर है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आता है, दूसरा लोन पेयर वो काम नहीं आता। तो यहाँ पर हो गए कुल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम Cl आ गया, Cl भी एक ही बॉन्ड बनाता है, इनकी संख्या 4 है, तो यहाँ पर प्लेटिनम है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 4। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, नॉर्मली जो अपन एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसमें बोरोन के साथ में 4 हाइड्रोजन जो हाइड्राइड जुड़े हुए हैं, तो H नेगेटिव है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी यूनिवैलेंट है। तो बोरोन, यहाँ पर बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम En का मतलब है एथिलीन डाइएमीन, हम लिगेंड में पढ़ेंगे, ये शॉर्ट एब्रिविएशन लिखा है, इसका फुल फॉर्म आगे देखेंगे। तो ये द्वितंतुर लिगेंड है, यानी इसके पास 2 दाता परमाणु है और दोनों दाता परमाणु है वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। तो एक 2 का निर्माण करेगा, तो ये हो गया 3 × 2 बराबर 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। यहाँ पर देखें OX ऑक्जिलेट्स होता है, ऑक्जिलेट से ऑक्जिलेट लिगेंड बनता है, ये भी द्वितंतुर लिगेंड होता है, 2 ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम के रूप में काम करते हैं। तो ये हो गया 2 × 2 प्लस H2O, अभी देखा था हमने सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, इसकी संख्या भी 2 है, तो ये कुल कितने हो गए 6। तो यहाँ पर Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। यहाँ पर प्लेटिनम के देखें तो यहाँ पर एक अमोनिया है, उसका बंध बनाने की क्षमता 1 है, यहाँ पर H2 है वो भी एक बॉन्ड बनाएगा, 3 Cl है तो 3 Cl से बनेगा, तो 3 2 5। हालांकि मैंने ऐसे एक रफली एग्जांपल लिख दिया, चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 H2O के होंगे और ये हो गए 3 2 5 6। तो यहाँ पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, वो एक अलग मेथड होता है। मोस्टली या तो 6 वाले होते हैं या फिर 4 वाले होते हैं, ज्यादातर हम वही पढ़ते हैं। 4 वाले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं या स्क्वायर प्लानर बनाते हैं, और 6 वाले हैं वो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, और यही सबसे ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। तो हम ज्यादा स्टेबल है उनका अध्ययन करेंगे। आगे की जो हायर कक्षाएं हैं उनमें हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 वाले में कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले भी पढ़ेंगे, 10 वाले भी पढ़ते हैं, 14 वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है। मोस्टली जो कॉमन होते हैं वो ये होते हैं। और ट्रांजिशन मेटल जो कंपाउंड होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली 4 या 6 ही होती है। बाकी जो नॉन ट्रांजिशन मेटल है जैसे एटोम हो गया, एस ग्रुप हो गया या पी ग्रुप है, उनके 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो हम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर की, यानी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक होता क्या है? पहले संयोजकता शब्द काम में लेते थे कि बाह्यतम कोश में जो कक्षक होते हैं वो कितने बंधों का निर्माण करते हैं, वही उसकी संयोजकता हो जाती है। आजकल उसकी जगह ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था को प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सीकरण अंक एक जो परमाणु होता है उसके ऊपर एक चार्ज होता है, हालांकि ये फॉर्मल चार्ज होता है, परमानेंट चार्ज नहीं होता। कि कोई भी जो मेटल होता है उसके ऊपर 2 से ज्यादा कोई परमानेंट चार्ज आता ही नहीं है, ये एक टाइप का फॉर्मल चार्ज होता है। तो हम चलो इसके बारे में देखते हैं कि मान लीजिए एक कंपाउंड है ABXCY, इस टाइप का है, और ये सेंटर में है और ये इसके चारों ओर इसको घेरे हैं। तो C और B को इसके ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को लेते हुए इनको हटा दिया जाए
यदि ये अपने चार्ज के रूप में इससे अलग हो जाए तो ये जो रिमेनिंग जो एटम है इसके ऊपर जो चार्ज अराइज होता है उसी चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक। अर्थात किसी अणु में, किसी मॉलिक्यूल में, अणु में विभिन्न परमाणुओं को उसके वास्तविक आवेश सहित हटा दिया जाए तो बचे हुए परमाणु के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम बोल देते हैं उसका ऑक्सीकरण अंक या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ये वास्तविक चार्ज नहीं होता, ये एक तरह से फॉर्मल चार्ज होता है। चलो अब इसको हम इनमें कैसे ज्ञात करेंगे जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉमन सा है। इस टाइप से मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख दिया MaXBy और इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस माइनस n। तो ये जो सेंट्रल मेटल है इसका को ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो वो हम कैसे देखते हैं। इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये जो चार्ज आवेश है उसका जो समेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। मान इसको तो इसका मैंने मान लिया Z प्लस इसका मान लिया मैंने X, इसका मान लिया मैंने Y, तो ये किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस n के इक्वल होगा। तो इन सभी को यदि हम इसके चार्ज सही लगा दें तो उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होगा, उसी आवेश को हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीकरण अंक। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि ज्ञात कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने FeCl6 3 नेगेटिव, ये एक एग्जाम्पल, और Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। चलिए हमें नहीं पता कि Fe का ऑक्सीकरण नंबर क्या है, हमने मान लिया इसका है X, ठीक है, प्लस साइनाइड की संख्या कितनी है 6, लिगेंड की संख्या 6, और Cl है उसका आवेश यानी इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो मान लिया मैंने Y, ये हो गया 6Y इक्वल टू कितना होना चाहिए, -3, क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये इस पूरे के ऊपर है तो इनका ये रिजल्टेंट है, इनको ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो उसके ऊपर लिखा जाता है, -3 की इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं Cl है उसके ऊपर -1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर Y की वैल्यू कितनी है, -1। रखो X प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू ये -6 हो गया, ये -3 है, 6 को इधर -6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3। इसका मतलब Fe है इसके ऊपर जो चार्ज है कितना आएगा, +3 आएगा, ये इसका पूर्ण चार्ज है, ठीक है। ये इसका ऑक्सीकरण है और ये इसको बोलते हैं इसके ऑक्सीकरण अवस्था। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है AgCl होल ट्वाइस के, इसका निकालते हैं, क्या तो इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, निकाल ले, या फिर एक साथ निकाल ले। सपोज इसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 लिख देंगे इक्वल टू, इसके ऊपर कितना होता है +1, Ag का हमें पता नहीं, x मान लिया, प्लस साइनाइड कितने हैं 2, एक साइनाइड के ऊपर आवेश कितना होता है -1 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सोल्व कर लो तो ये तो गया 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया +1, तो यहां पर Ag है उसका ऑक्सीडेशन कितना होता है +1। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, NiCO4, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। चलो क्या है देखते हैं, निकल पता नहीं है कितना मान लिया x, प्लस CO कार्बोनिल लिगेंड है कितने हैं 4, कार्बोनिल एक न्यूट्रल होता है, इंटू 0 बराबर 0, इसके तो कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी यहां पर निकल है वो
शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में है या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरह से हम ये निकालते हैं। अब इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कितना है वो हमें पहले से पता होना चाहिए, यानी लिगेंडों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। लास्ट कोड है अपना समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीगॉन। होता क्या है, मोस्टली हमने देखा था यहां पर शुरुआत में बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम इस तरह से लिखते हैं NaN, इसके ऊपर कोई भी चार्ज आ सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, मैंने लिख दिया प्लस माइनस x, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसको बोला था सेंट्रल मेटल और ये है लिगेंड, लिगेंड इसको घेरे हुए रहते हैं और सेंट्रल मेटल उसके सेंटर में रहता है। तो सेंट्रल मेटल को लिगेंड एक निश्चित दिशा में घेरकर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री का निर्माण कर लेते हैं, और वो जो स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक। जैसे एग्जांपल है, हम मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला करेंगे। 3 वाला का मतलब इनकी संख्या यहां पर कितनी होगी, 3। एक मेटल है उसके साथ में 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो 3 लिगेंड किस तरह से इसके चारों ओर जुड़ सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु केंद्र में रहेगा, तो वो किस तरह से जुड़ सकता है, ये मेटल आयन हो गया, ये हो गया, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, लिगेंड हो गए 3। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोल लेते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीगॉन। ये कौन सी बनी है, ट्राइगोनल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से क्या बनती है, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल या प्लानर ट्राइगोनल बोलते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब लिगेंडों की संख्या कितनी होगी, 4। लिगेंडों की संख्या 4 नहीं, दाता परमाणुओं की संख्या 4, जो बंधों की संख्या, बंधों का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पे 4 बंधों का निर्माण है। तो मोस्टली ये एक बिंदु लिगेंड मिल गया, ये एक बिंदु बनाने वाला है, तो 4 लिगेंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड हो गया। तो ये किस तरह से व्यवस्थित हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु है वो यहाँ पर व्यवस्थित हो और 4 लिगेंड है वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाए। और ये स्ट्रक्चर कौन सी है, बोलो, टेट्रागोनल।